नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। बुलेटिन की शुरुआत कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। आइए देखिए दिल्ली का कनॉट प्लेस पूरी तरह से कैसे तिरंगे के रंग में रंग गया है। आजादी के रंग में ये खूबसूरत नजारा उभर कर सामने आ रहा है। चारों तरफ लाइटिंग के जरिए तिरंगे को दर्शाया गया है। इमारतों को लाइटिंग के जरिए बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है क्योंकि इस बार देश को आजाद हुए 74 साल पूरे हो जाएंगे। 75 साल में हम प्रवेश कर जाएंगे और इस मौके पर दिल्ली में भी विशेष तैयारी की ये झलक दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही दिल्ली के अलावा मुंबई में बीएमसी की बिल्डिंग भी पूरी तरह से आजादी के रंग में रंग गई है। तिरंगे के रंगों में खूबसूरत लाइटिंग ये के जरिए बीएमसी की इमारत को सजाया गया है। हर ओर तिरंगे की झलक दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये मुंबई बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है, बीएमसी की बिल्डिंग। तो एक साथ आप राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीएमसी की तस्वीर, दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगे की रोशनी में डूबा पूरा इलाका और मुंबई में बीएमसी की बिल्डिंग में तिरंगे की रोशनी। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली, पंजाब और कश्मीर समेत देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की साजिश बेनकाब हुई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में दहशत फैलाने की आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई आतंकी 15 अगस्त के मौके पर हमले की ताक में हैं। इसको लेकर देश में अलर्ट जारी किया गया है। खेत के बीच धमाके के बाद उठता गुबार आतंकियों की साजिश के नाकाम होने का शोर है। पंजाब के अमृतसर स्थित रणजीत एवेन्यू में जब एक सफाई कर्मी को संदिग्ध चीज दिखी तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिंदा ग्रेनेड पाया तो सबसे पहले इस रास्ते को बंद करके ग्रेनेड को बोरियों से ढका गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते की मदद से इसे रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की तैयारी हुई। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨੇਡ टाइप चीज़ है, जो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ एक्सपर्ट ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲਏ ਨੇ और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ वेरीफाई कर रहे हैं। एक खेत में आतंकियों की घिनौनी साजिश को जब बेदम किया गया तो धुआं और धमाके से इलाका थर्रा गया। जाहिर है स्वतंत्रता दिवस से पहले यह पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश का हिस्सा था। इसके पीछे कौन था और क्या यह आतंकी साजिश थी, इसकी जांच फौरन शुरू हो गई। लेकिन 15 अगस्त पर काली नजर वाले पंजाब पर ही नहीं बल्कि हर बार की तरह इस बार भी आतंकियों की साजिश कश्मीर में हालात बिगाड़ने की है, जिसके सुराग लगातार मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन से गिराए गए टिफिन बम से सुरक्षा बल को आतंकी साजिश की आहट मिल चुकी है। अब एक दिन पहले लश्कर के आतंकियों ने कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इसके बाद तो सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर कर एनकाउंटर शुरू कर दिया, जो आज भी घंटों चलता रहा। यह एनकाउंटर आतंकी के मारे जाने के बाद ही खत्म हुआ। मारे गए आतंकी की पहचान पाकिस्तानी नागरिक उस्मान के रूप में हुई, जो 15 अगस्त के मौके पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। बताया गया कि उस्मान जैश के टॉप कमांडर लंबू उर्फ अदनान का करीबी था। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ राहुल ही नहीं, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक है। कांग्रेस नेता इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आखिर राजनीति में ट्विटर इतना अहम क्यों है? यूपी चुनाव से इसका क्या वास्ता है? राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। दिल्ली की सियासत गर्मा गई। सिर्फ राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक है। कांग्रेस का तो यहां तक दावा है कि उनके 5000 कार्यकर्ताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करवाया गया है। राहुल गांधी ने आखिरी ट्वीट 5 अगस्त को किया था। उसके बाद से उनका कोई ट्वीट नहीं आया है क्योंकि ट्विटर ने उन्हें ट्वीट करने से रोक दिया है। अकाउंट ब्लॉक होने पर राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार और ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाए। A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching
the idea that Twitter is a neutral platform. राहुल गांधी ने कहा है कि ट्विटर देश की राजनीति तय करने का काम कर रहा है। ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने ट्विटर पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। राहुल ने कहा है कि मेरे 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनकी आवाज को बीजेपी या ट्विटर नहीं दबा सकते। हालांकि अकाउंट ब्लॉक होने के लिए बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को खुद जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी जी इस तरह की नासमझी की बात करना बंद करें और खुद गलती करके किसी और के ऊपर डालने की आवश्यकता क्या है? किसकी तानाशाही चल रही है? तुम अगर गलत कानून का पालन नहीं करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई भी हमने नहीं की, ट्विटर ने की, जो कि हमारे खुद के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं अगर हमसे कोई गलती होती है तो। राहुल गांधी जी स्वीकार करें कि उन्होंने कानून के तमाम भारतीय दंड संहिता का, आईपीसी का भी उल्लंघन किया है। बीजेपी के नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों के ब्लॉक होते थे, उस पर कोई ट्विटर कार्रवाई करता था तो ये प्रवक्ता की तरह यही राहुल गांधी जी और इनके सारा कांग्रेस का कुनबा खड़ा हो जाता था। अब क्या हो गया भैया? अब ट्विटर के बारे में क्यों हाहाकार हल्ला? ना हम तब ट्विटर जो कर रहा था उसके पक्ष में थे, ना हम आज हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे वो पहले तय करें। राजनेताओं का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होना कोई नई बात नहीं है। हाल ही में ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त रविशंकर आईटी मंत्री थे। उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक भी हटा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रोफाइल भी ट्विटर ने कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दी थी। इन सब के पीछे कंपनी का तर्क होता है कि जो उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर इतनी राजनीतिक हलचल इसलिए है क्योंकि मौजूदा वक्त में चुनाव प्रचार और पब्लिक ओपिनियन का सबसे अच्छा मंच सोशल मीडिया है। ट्विटर भी उन्हीं में से एक है। यूपी चुनाव सिर पर है। ऐसे में कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि लंबे समय तक राहुल गांधी का अकाउंट अगर ब्लॉक रहता है तो उसका नुकसान चुनावों में हो सकता है। राहुल गांधी को ट्विटर पर रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने ट्विटर पर अपनी फोटो की जगह राहुल गांधी की फोटो लगा दी है। ऐसा करने वालों में प्रियंका गांधी, पीएल पुनिया, श्रीनिवास, रागिनी नायक जैसे कांग्रेसी शामिल हैं। और यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और सीएम योगी लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ की हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी में सीएम योगी बलिया और गाजीपुर आज पहुंचे। बलिया के देवरिया कला गांव में सीएम ने राहत कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटी। इसके पहले उन्होंने गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। यहाँ गहमर गांव में बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। 24 जिलों में 600 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पीएसी की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में लाकर के उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसका और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। गाजीपुर, बलिया इन सभी जनपदों का जमीन से भी और हवाई सर्वेक्षण भी करते हुए राहत कार्यों की और बाढ़ से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है, उसका निरीक्षण भी किया है। प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के कार्यों के साथ जुटा हुआ है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नाग पंचमी के मौके पर श्रीनगर में श्री अमरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की।
यूपी में साइबर क्राइम का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट हैक करने के आरोप में सहारनपुर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसने आयोग की वेबसाइट को हैक कर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना डाले। सहारनपुर में साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया है। यहां चुनाव आयोग की वेबसाइट हैक कर फर्जीवाड़ा किया गया। यहां युवक ने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। इतना ही नहीं, इसने मध्य प्रदेश के रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर करीब 10,000 वोटर आईडी कार्ड बना डाले। साइबर सेल की टीम ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बैंक खाते 60 लाख रुपए मिले हैं। साइबर सेल के सूत्रों की माने तो पूछताछ में विपुल ने बताया कि मध्य प्रदेश के रहने वाले एक अरमान मलिक के कहने पर उसने भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को हैक करके वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं। युवक 10,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना चुका था और यह पूरा टास्क उसको मध्य प्रदेश के रहने वाले एक अरमान मलिक द्वारा दिया जाता था, जिसके एवज में काफ़ी संख्या में उसको पैसे भी दिए जाते। साइबर सेल ने उसके बैंक अकाउंट की जब छानबीन की तो उससे 60 लाख रुपए बरामद किए गए और कहीं ना कहीं एक फर्जीवाड़ा काफ़ी दिनों से चल रहा था। इस मामले में एसपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। चुनाव आयोग की वेबसाइट में डिजिटल सेंधमारी करके नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की खबर बेहद गंभीर है। ऐसे घपलों के लिए पूरे राज्य में जांच हो, पता तो चले कहीं इसे राज्य श्रेय तो प्राप्त नहीं है। ये चुनाव आयोग की सुरक्षा ही नहीं बल्कि गरिमा का भी सवाल है। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और अहम खबरों के साथ। वेलकम बैक। 16 अगस्त से शुरू होने जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का रूट तय हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के 6 मंत्रियों के लिए रूट तय कर दिए हैं। आपको बताते हैं कौन से मंत्री किस एरिया में यात्रा निकालेंगे। सबसे पहले बात करें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में जो नए मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें BL वर्मा जो कि 16 अगस्त को वृंदावन से इनकी यात्रा शुरू होगी, मथुरा होते हुए आगरा, आगरा महानगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और 19 अगस्त को बदायूं में जाकर उनकी यात्रा खत्म होगी। SP सिंह बघेल की बात करें तो इस यात्रा को 18 अगस्त से वो शुरू करेंगे, जो फिरोजाबाद से मथुरा तक उनकी यात्रा जाएगी। भानु प्रताप वर्मा की यात्रा ललितपुर से 17 अगस्त से शुरू होगी और वो झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर में 19 अगस्त को जाकर उनकी यात्रा खत्म होगी। कौशल किशोर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त से करेंगे उन्नाव से और इसके बाद रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर में जाकर उनकी यात्रा ये खत्म होगी। अजय मिश्र इस की यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त से करेंगे, हरदोई में शुरू करेंगे और लखीमपुर होते हुए बहराइच, गोंडा, अयोध्या से होकर 19 अगस्त को अंबेडकर नगर में जाकर उनकी यात्रा खत्म होगी। अनुप्रिया पटेल इस यात्रा की शुरुआत 18 अगस्त को करेंगी प्रयागराज से और 19 अगस्त को मिर्जापुर में जाकर उनकी ये यात्रा समाप्त होगी। पंकज चौधरी की यात्रा 16 अगस्त को बाराबंकी से शुरू होगी और अयोध्या होते हुए बस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में जाकर 18 अगस्त को यात्रा का वो समापन करेंगे। तो कुछ ही पलों में जारी है बाकी खबरों का सिलसिला। इस न्यूज